जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस लेक्चर में, जिसमें कि हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का अगला लेक्चर, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी में भारत की राज व्यवस्था पर, भारत में जो संवैधानिक इतिहास था, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है भारत की, उस पर ये लेक्चर चल रहा है। और आज हम कंप्लीट करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम से इस लेक्चर को शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने 1833 का 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और अब हम बढ़ेंगे आगे 1853 का जो चार्टर है। तो शुरू से हम इसको समझेंगे कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम था और उससे पहले का जो अधिनियम था, जो कि 1833 का चार्टर अधिनियम था, उसमें क्या था, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम बात करें 1833 के चार्टर अधिनियम की, तो उस अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब 1833 के चार्टर अधिनियम में वह गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया था। तो ये 1833 का ये पॉइंट था। अब हम चलते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, जो कि यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो अधिनियम था, ये चार्टर अधिनियम में सबसे अंतिम अधिनियम की रूप में जाना जाता है, जो कि 1793 से इसकी शुरुआत होती है चार्टर अधिनियम की। और 1853 तक जो अधिनियम आए वो सारे अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने गए, चार्टर एक्ट के रूप में जाने गए। तो ये 1793 से लेकर 1857 जो कि रिवोल्ट हुआ था, उससे पहले का जो एक्ट था वो एक्ट था 1853 का चार्टर अधिनियम। यानी कि 1793 से लेकर 1857 के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अगर बात की जाए, तो ये जो अधिनियम था, जो कि 1853 का चार्टर अधिनियम था, ये एक अंतिम अधिनियम था जो कि रिवोल्ट से पहले लाया गया था। तो हम इसी पर आज पूरी चर्चा करेंगे, कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में अगला अधिनियम यहाँ पर हम देखने अगले अधिनियम की तरफ में आगे बढ़ेंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम, संवैधानिक अगर बात करें अपन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें, संवैधानिक विकास की बात करें, तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, जो कि 1853 का ये चार्टर अधिनियम कहलाता है, जो कि 1853 में ये आया था। और इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को दोनों को यहाँ पर अलग कर दिया गया था। यानी कि जो गवर्नर जनरल था, उसकी परिषद की विधायी मतलब विधायी शक्ति और उसके प्रशासनिक कार्य दोनों को इस अधिनियम से अलग कर दिया गया था। और इसके तहत अगर बात की जाए, तो इसके तहत परिषद में 6 नए और जो पार्षद थे वो इसमें जोड़े गए थे, जिनको कि विधान पार्षद कहा गया। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, यह अधिनियम के समय में जो क्राउन प्रिंसेस, क्राउन शासक था, वो कौन था, वो यहाँ पर एक महारानी थी, जो कि एलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया यानी कि रानी विक्टोरिया के नाम से जो जानी जाती है, वही रानी विक्टोरिया यहाँ पर शासक हुआ करती थी, जो कि 1837 से लेके 1901 के बीच में यहाँ पर इंग्लैंड की शासिका, इंग्लैंड की रानी बनी, जो कि एलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया के नाम से जाने जाते हैं। और इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल बनकर आया था वो कौन था, वो था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर गवर्नर जनरल था। और इसी के समय में यहाँ पर ये जो एक्ट है, जो कि चार्टर अधिनियम 1853 है, वो इसी के समय में आता है, क्योंकि इसका जो आने का समय था वो था 1848, यानी कि 1848 में ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। और 1848 से लेके 1856 तक ये भारत का गवर्नर बनकर रहता है। तो इस समय में ये आया था 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये बता चुका हूं कि इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की जो विधायी और एवं प्रशासनिक कार्य दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया था इस चार्टर अधिनियम के। और साथ ही साथ में इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए थे। यानी कि पहले तो 6 थे ही और 6 और जोड़े गए। और इन पार्षदों को जो जोड़ा गया था, ये जो थे ये विधान पार्षद, इनको क्या कहा गया था, इनको विधान पार्षद कहा गया। यानी कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। यानी कि इसमें एक नई विधान, 6 तो पहले से थे जो कि गवर्नर काउंसिल में थे,
6 और नए गवर्नर इसमें पार्षद जोड़े गए, तो इस तरीके से 12 हो गए, यानी कि नई विधान परिषद का गठन इसको कहा जा सकता है, जिसमें कि भारतीय केंद्रीय परिषद, यानी कि जिसे क्या गया कहा गया, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में कहा गया। क्लियर हो गया? यानी कि इसको एक प्रकार से छोटी संसद के रूप में ये कार्य करता था, जो कि यहाँ पर अपन क्लियर कर सकते हैं। यानी कि इस संसदीय व्यवस्था के आधार पर इसको एक गवर्नर जनरल परिषद बनाई गई थी, जिसमें कि 12 सदस्य थे, यानी कि 6 पहले से इस गवर्नर काउंसिल में सदस्य हुआ करते थे, और 6 और नए यहाँ पर सदस्यों को जोड़ा गया था, यानी कि 6 और नए पार्षदों को इसमें जोड़ा गया। और इस तरीके से इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, और इसको छोटी संसद कहा गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि अपन अधिनियम पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था पर पढ़ रहे हैं, इसलिए राज्य व्यवस्था के ही सारे पॉइंट्स में यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें वह प्रक्रिया अपनाई गई थी जो कि ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती है, यानी कि सेम प्रोसेस जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, वही यहाँ पर प्रोसेस भारत के इस अधिनियम के थ्रू अपनाई गई थी, जिसमें कि 6 नए पार्षद जोड़े गए थे और एक नई विधान परिषद का गठन हुआ था, जिसको कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद इसको कहा गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, और जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की इसमें जरूरत थी। तो इसके लिए क्या, मतलब पूरी तरीके से एक नई मशीनरी की जरूरत थी और नए प्रोसेस की जरूरत थी। तो इसके लिए करना क्या पड़ा यहाँ पर, इसके लिए सिविल सेवकों की भर्ती करनी पड़ी, यानी कि यहाँ पर सिविल सर्विस, यानी कि सिविल परीक्षा के थ्रू यहाँ पर कर्मचारी और जो अफसर थे उनकी भर्ती की आवश्यकता यहाँ पर महसूस हुई। तो इसमें क्या, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली जो प्रतियोगी परीक्षा थी उसकी व्यवस्था का आरंभ किया। याद कीजिए, इससे पहले मैंने जब 1833 का चार्टर अधिनियम बताया था, तो उसमें इस प्रतियोगिता, इस परीक्षा की शुरुआत की गई थी, और इसके लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया था, और विरोध के कारण इस परीक्षा को यहाँ पर बंद कर दिया गया था, जो कि 1833 में मैकाले मिनट के तहत यहाँ पर इस प्रोसेस को लागू किया गया था। लेकिन अब 1853 के इस अधिनियम के तहत यहाँ पर इस व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं उसकी चयन हेतु यहाँ पर खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का यहाँ पर आरंभ हुआ, जिससे कि यहाँ पर डायरेक्ट जो कर्मचारी थे इसमें, यानी कि भारतीय नागरिकों को भी यहाँ पर सिविल सेवा में भर्ती होने का मौका मिला, यानी कि एक विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी यहाँ पर खोल दी गई। और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की यहाँ पर नियुक्त की गई थी। मैकाले समिति इसमें नियुक्त की गई थी। आईसीएस हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, और इससे पैट्रोनेट राइट जो बनाया गया था, जिससे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध करते हुए खत्म, इसको लागू नहीं होने दिया था, उसको इसमें खात्मा किया गया। और साथ ही साथ में मैकाले की जो समिति ने जो सिफारिश दी थी, ठीक है ना, उसका गठन किया गया यहाँ पर, और उसके रिकमेंडेशन के अनुसार यहाँ पर जो उच्च सेवा थी, यानी कि भारतीयों हेतु एक उच्च सेवा का यहाँ पर एक द्वार खोल दिया गया, एक रास्ता खोल दिया गया, जिसके द्वारा यहाँ पर भारतीयों को भी या इस ब्रिटिश सरकार में सिविल सेवा के पद पर, यानी कि सिविल सर्वेंट के पद पर यहाँ पर नियुक्त होने का मौका मिला था। किससे? 1853 की इस चार्टर अधिनियम से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैकाले समिति गठित की गई थी, नियुक्त की गई थी, तब 1854 में। 1854 में इस मैकाले समिति को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, और इसने कंपनी के प्रशासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे रखने का अधिकार दे दिया। यानी कि यहाँ पर इसने कंपनी की जो शासन था, यानी कि कंपनी का जो शासन था उसको विस्तारित कर दिया, यानी कि यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर विस्तार किया। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जी, चलिए आगे मिलेगा वो यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर इसमें कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। और लेकिन इससे पूर्व जो अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय तक इसको निर्धारित नहीं किया गया था, यानी कि इससे स्पष्ट था कि संसद कंपनी के जो शासन था, यानी कि यहाँ पर कंपनी का जो शासन था उसको यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए, पहले आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पर चार्टर एक्ट जो जितने भी यहाँ पर जो रेगुलेटिंग एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद में ये चार्टर एक्ट आए, तो उस समय कंपनी के जो शासन था वो पहले एक्ट में 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, उसके बाद में 20 वर्ष तक के लिए कंपनी का जो शासन था वो कंपनी का जो अधिकार थे वो आगे बढ़ाए गए थे। लेकिन 1853 के इस चार्टर अधिनियम में यहाँ पर कंपनी का जो शासन था वो कंपनी के शासन को यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया था और इससे ये स्पष्ट होता था कि संसद के द्वारा कंपनी के शासन को कभी भी किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं रखी गई थी। अनिश्चित काल के लिए कंपनी के शासन को यहाँ पर बढ़ा दिया गया था और इसके कारण यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया था कि इंग्लैंड की संसद, ठीक है, इंग्लैंड की संसद के द्वारा कंपनी के शासन को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। तो इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, यानी कि यहाँ पर जो लोकल भारतीय थे उनके प्रतिनिधित्व की यहाँ पर शुरुआत हुई, उनके रिप्रेजेंटेशन की, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर एक नई व्यवस्था की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम में की गई, जिसमें कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव हुआ, जो कि 4 अलग अलग जो प्रांतीय सरकार थी उनके द्वारा यहाँ पर चुनाव किया गया, जिसमें कि बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों को यहाँ पर दिया गया और यहाँ से 6 नए सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में अपॉइंट हो गया यहाँ पर, जो कि 1853 के चार्टर अधिनियम में यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि कोर्ट, और अगली पॉइंट यहाँ पर ये भी नोट कीजिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, आईसीएस हेतु यहाँ पर लिखित परीक्षा की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी, जो कि भारतीयों के यहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए रास्ते खोल दिए गए, जिसमें कि मैकाले समिति गठित की गई थी 1854 में और उसके द्वारा यहाँ पर जो रिकमेंडेशन मिली उसके द्वारा यहाँ पर भारतीयों को सिविल सर्विसेज यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में काम करने का मौका मिल गया एक अधिकारी के रूप में। साथ ही साथ में इसकी जो शुरुआत थी ये लंदन में हुई थी 1853 में, उसके बाद में 1922 1853 से लेकर 1922 तक इसकी जो परीक्षा हुआ करती थी सिविल सर्विसेज की, इंडियन सिविल सर्विसेज की, वो लंदन में हुआ करती थी, यानी कि यहाँ के जो भारतीय थे, भारतीय नागरिक, वो इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम देने के लिए लंदन जाया करते थे, लंदन में हुआ करती थी। फिर उसके बाद में 1923 के बाद में इस परीक्षा का आयोजन भारत में ही होने लगा था। भारत के लिए यहाँ पर रॉयल कमीशन बनाया गया था और रॉयल कमीशन के बाद में यहाँ पर 1926 के बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में ही आयोजित की जाने लगी थी, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे जब हम यहाँ पर आगे जब क्राउन का जब यहाँ पे शासन होगा, उसके बाद में यहाँ पर भारत शासन अधिनियम जब बनेंगे तब मैं इसके बारे में पूरी जानकारी और दूंगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर नियुक्तियां की जाने लगी थी और यहाँ पर डायरेक्ट आप इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू यहाँ पर सरकारी अधिकारी अंग्रेजी प्रशासन में यहाँ पर नियुक्त किए जा रहे थे। कौन? भारतीय नागरिक। विधि सदस्यों की परिषद को का पूर्ण सदस्य बनाया गया है, ठीक है ना। विधि सदस्य को परिषद का, यानी कि विधि सदस्य जो था यहाँ पर उसको परिषद का यहाँ पर पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को प्रोविंस बनाने के अधिकार मिले यहाँ पर, जिससे कि नए प्रोविंस यहाँ पर बनाए गए थे, जिसमें कि नए प्रोविंस तो कौन से बने थे यहाँ पर नए प्रोविंस जो थे पंजाब, सिंध, असम, बर्मा और सेंट्रल प्रोविंस यहाँ पर बनाए गए थे, ये यहाँ पर बने। साथ ही साथ में
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कम कर दी गई और यहाँ पर 6 लोगों की नियुक्ति क्वाइन के यानी कि क्राउन के द्वारा, क्राउन जो थे, जो रानी विक्टोरिया थी, उनके द्वारा 6 नए अन्य लोगों की नियुक्ति की गई और यहाँ पर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी उनकी संख्या यहाँ पर कम कर दी गई थी। ये 1853 के चार्टर अधिनियम में इससे जानकारी मिलती है। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, जो है यहाँ पर अगला अधिनियम, जो कि 1858 का अधिनियम यानी कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट या फिर भारत शासन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इसको कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको कि क्राउन का शासन यानी कि ताज के शासन के रूप में भी इन एक्ट को जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर 1857 का जब रिवोल्ट होता है, 1857 का जो विद्रोह होता है, विद्रोह के बाद में जब उस विद्रोह को दबा दिया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पर ताज का शासन यानी कि क्राउन का यहाँ पर शासन चालू हो जाता है। तब यहाँ पर क्राउन शासन के आधार पर यहाँ पर क्राउन का लॉ लागू किया जाता है और इसको ताज का शासन कहा जाता है। और इस ताज के शासन के अंतर्गत यहाँ पर पहला जो अधिनियम आता है वो अधिनियम था 1858 का भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। आज हम इस अधिनियम को भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो देखते हैं इसमें है क्या इंपॉर्टेंट। तो इस अधिनियम का जो निर्माण था वो 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था, कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। इस विद्रोह के बाद यहाँ पर ताज का शासन लगा और जिससे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह के रूप में कहा जाता है, जो कि 1857 का विद्रोह था या फिर भारत का इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, पहला रिवोल्ट बोला जाता है या फिर इसको पहला सैनिक विद्रोह या फिर सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो था ये 1857 का विद्रोह था। इसके बाद में जब इस विद्रोह को दबा दिया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा, उसके बाद में यहाँ पर जो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर शासन चल रहा था, उसका अधिकार था, उसके अधिकार को पूरी तरीके से निराशित किया गया। उसके अधिकार को खत्म करके यहाँ पर क्राउन का शासन यानी कि ताज का शासन यहाँ पर लगाया गया, यानी कि इसके बाद में यहाँ पर विक्टोरिया शासन लगा दिया गया। देन उसके बाद में यहाँ पर जो अधिनियम बने उस अधिनियम में यहाँ पर भारत शासन अधिनियम के रूप में जाने लगे। यानी कि इसके बाद के जो अधिनियम आए वो सारे के सारे अधिनियम भारत शासन अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला जो अधिनियम था वो था भारत शासन अधिनियम 1858, जो कि 1857 के विद्रोह के बाद में आया था। उस समय जो क्राउन का शासन था वो रानी विक्टोरिया यहाँ पर शासन करती थी, जो कि इंग्लैंड की शासिका थी। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के, वो थे पार्नस्टॉन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि इंग्लैंड के उस समय हुआ करते थे। और प्रेजेंटेड बाय, इस एक्ट को जो प्रेजेंट किया था वो लॉर्ड स्टैनली ने इसको प्रेजेंट किया था। भारत का गवर्नर जनरल उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल बदल गया था और भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी के बाद में जो आया था वो आया था किनिंग। लॉर्ड किनिंग के समय में ये विद्रोह हुआ था। लॉर्ड किनिंग 1856 से लेके 1862 के बीच में यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य करता है। यानी कि पहले जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के रूप में था और उस समय गवर्नर जनरल के पद पर। लेकिन जब यहाँ पर 1858 का जब एक्ट आता है तब ये यहाँ पर उसी ही गवर्नर जनरल को यहाँ पर वायसराय के रूप में अपॉइंट किया जाता है। इसको हम समझेंगे कैसे। तो ये 1856 से लेके 1862 के बीच में लॉर्ड किनिंग यहाँ पर एक अधिकारी के रूप में रहता है, जिसमें कि पहले वो गवर्नर जनरल रहता है, बाद में उसको ही वायसराय के रूप में यहाँ पर यानी कि भारत यहाँ पर इंग्लैंड का सचिव यानी कि भारत में सचिव के रूप में कार्य करता है। तो
घोषणा की जाती है यहाँ पर 1 नवंबर 1858 में, जो कि एक शाही दरबार लगाया जाता है। कहां पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक शाही दरबार लगता है विद्रोह के बाद में, जो कि 1 नवंबर 1858 में ये शाही दरबार आयोजित होता है इलाहाबाद में। आपने देखा होगा पहली जितनी भी यहाँ पर जो संधियां हुई हैं वो सारी संधियां इलाहाबाद में ही की गई हैं, चाहे वो प्लासी के युद्ध के बाद में या फिर बक्सर के युद्ध के बाद में जो भी संधि हुई वो इलाहाबाद की संधि के रूप में जानी गई। तो इलाहाबाद ही एक ऐसा क्षेत्र था यहाँ पे की संधि या फिर नई चीज की शुरुआत होती है। तो ये भी जो दरबार लगा था ये भी इलाहाबाद में ही लगा था, और इलाहाबाद में शाही दरबार में इस नए शासन अधिनियम को यहाँ पर उसका एक पूरा का पूरा पत्र यहाँ पर पढ़ा गया था। यानी कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध इस कानून को यहाँ पर बनाया गया, और इसके तहत यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। और गवर्नर के क्षेत्रों व राजस्व संबंधी शक्तियों की जितनी भी वो पूरी की पूरी पावर यहाँ पर अब ब्रिटिश राजशाही को ट्रांसफर कर दी गई थी, हस्तांतरित कर दी गई थी। अब पूरा का पूरा जो भी कंट्रोल था वो अब ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से यहाँ से अब समाप्त किया जा चुका था। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। मतलब अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल का पद था वो गवर्नर जनरल का पद अब नहीं रहा, क्योंकि वो गवर्नर जनरल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करता था। अब गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। यानी कि उस समय जब किनिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आया था, अब वो लॉर्ड किनिंग भारत का वायसराय यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया था। पद का नाम बदला, पद जो कि पहले गवर्नर जनरल था उसको बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। यानी कि वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का एक प्रतिनिधि बन गया था। यानी कि यहाँ पर भारत में ब्रिटिश के क्राउन का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम करने लग गया था। यानी कि एक डायरेक्टली यहाँ पर एक प्रतिनिधि बन गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि इससे भारतीय शिक्षित वर्गों के द्वारा, अब एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर ये शाही दरबार जो लगाया गया था तो भारत में जो उस समय एजुकेटेड लॉबी थी उनके द्वारा इसको भारतीय मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस अधिनियम को जो कि 1858 का 1 नवंबर को शाही दरबार में जो एक पत्र पढ़ा गया, एक शाही पत्र यहाँ पर पढ़ा गया, जिसमें कि 1858 में विक्टोरिया शासन की यहाँ पर घोषणा की जाती है, वो घोषणा पत्र यहाँ पर पढ़ा गया। और इस घोषणा पत्र को यहाँ पर भारतीयों का मैग्ना कार्टा शिक्षित वर्ग यानी कि भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा, एक एजुकेटेड लॉबी के द्वारा यहाँ पर इसको क्या कहा गया? भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल का जो पद था वो बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और वायसराय जो कि भारत में ब्रिटिश ताज का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना। और इस समय जो उस समय गवर्नर जनरल था वो अब वायसराय बना, यानी कि लॉर्ड किनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना यहाँ पर। ठीक है, तो लॉर्ड किनिंग यहाँ पर भारत का प्रथम वायसराय यहाँ पर बनकर आता है। आगे चलते हैं। इस अधिनियम ने जो नियंत्रण बोर्ड और जो निर्देशक बोर्ड था उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और भारत में शासन की जो उस समय की ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी थी, यानी कि यहाँ पर दोनों जो बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया था और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। इन दोनों के तहत यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी लागू की गई थी, यानी कि द्वैत शासन प्रणाली को यहाँ पर चलाया जा रहा था। अब यहाँ पर इस अधिनियम के तहत जब ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत जब ये पूरा का पूरा शासन चला गया, तो यहाँ पर जो द्वैत शासन प्रणाली लागू थी उसको यहाँ पर इस अधिनियम के बाद में समाप्त। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त हुआ और यहाँ पर द्वैत शासन की समाप्ति होती है, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति
ये भी यहाँ पर हो जाती है, और यहाँ पर सीधे के सीधे ग्रेट ब्रिटेन का और यहाँ पर शासन हो जाता है। और यहाँ पर सम्राट के द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति था वो यहाँ पर सीधे के सीधे अपॉइंट किया जाता है, जो कि वायसराय के नाम से एक पद यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक नए पद का सृजन जैसे कि किया गया, यहाँ पर जो नया पद वो कौन था यहाँ पर, वो था यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि यहाँ पर एक नए पद का सृजन किया जाता है, जो कि भारत के राज्य सचिव का पद था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो कि सीधे के सीधे किसको, क्राउन को रिपोर्ट करेगा, यानी कि जिससे कि भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यानी कि भारत में जो भी अब रूल होगा, जो भी यहाँ पर प्रशासन चलेगा, उस प्रशासन का कंट्रोल अब कौन करेगा, भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा, और भारत का राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का यहाँ पर सदस्य था। यानी कि वो यहाँ पर जो कि भारत का राज्य सचिव का पद बनाया गया, वो राज्य सचिव ब्रिटिश में जो कैबिनेट थी, जो संसद में जो कैबिनेट थी, उसका सदस्य हुआ करता था, और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर जाहिर हुआ करती थी। तो यहाँ पर जब ये सचिव का पद क्रिएट किया गया, तो सचिव की सहायता के लिए, सचिव की हेल्प के लिए यहाँ पर 5 सदस्यों की एक परिषद का गठन, ठीक है, तो यहाँ पर 5 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार परिषद थी, जो कि सचिव को यहाँ पर मदद किया। इतना पॉइंट क्लियर कीजिएगा, यहाँ पर सचिव की सहायता के लिए 5 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार परिषद थी, जो कि सचिव को यहाँ पर समय समय पर हेल्प किया करती थी, सलाह दिया करती थी प्रशासन चलाने के लिए। परिषद का जो अध्यक्ष भारत के सचिव को ही बनाया गया था, यानी कि जो परिषद थी, जो 5 सदस्यीय इस परिषद थी, उसका गठन किया गया, और उसका जो अध्यक्ष हुआ करता था, वो अध्यक्ष था कौन, भारत का जो सचिव हुआ करता था, वो इसका अध्यक्ष बनाया गया। और यहाँ पर भारत और इंग्लैंड में जो मुकदमा करने का जो अधिकार था, वो अधिकार भी इस ही परिषद को मिला था। यानी कि ये परिषद जो भी आने वाले समय में जो भी मुकदमे होंगे, जो भी कोर्ट केसेस होंगे, वो कोर्ट केस का जो अधिकार था, चाहे वो भारत में हो या फिर इंग्लैंड में हो, उसका अधिकार यहाँ पर उस परिषद को दिया गया था। उस परिषद का जो अध्यक्ष था, वो कौन था, भारत का सचिव यहाँ पर बनाया गया। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 1858 का जो कानून था, उस कानून का जो प्रमुख उद्देश्य था, वो था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का की जो भारतीय सरकार का जो जांच हो सकती हो, और जांच के साथ में इसका कंट्रोल हो सकता था, वो कंट्रोल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जो कि 1858 के कानून के अंतर्गत एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में, ठीक है। और इसने भारत में जो प्रचलित शासन प्रणाली में यहाँ पर कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि जो यहाँ पर शासन प्रणाली थी, वो शासन प्रणाली जस की तस चल रही थी। बस यहाँ पर हुआ क्या था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में जो प्रशासन चलता था, वो प्रशासन यहाँ पर कमजोर होते हुए जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के कारण अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर शासन समाप्त करते हुए यहाँ पर ब्रिटिश राजशाही का शासन हो गया था। उस समय में जो पद का नाम गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो गवर्नर जनरल ना होते हुए अब यहाँ पर वायसराय हो गया था। और यहाँ पर भारत मतलब कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत के सचिव का एक पद क्रिएट किया गया, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक परिषद का गठन हुआ, जो कि यहाँ पर 5 सदस्यों की एक परिषद थी, और वो परिषद सचिव की सलाह के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। उस परिषद का जो सदस्य था, वो अध्यक्ष हुआ करता था। वो कौन हुआ करता था, वो भारत का सचिव ही इसका अध्यक्ष हुआ। यानी कि सीधी सीधी बात है, 1858 के जो कानून का प्रमुख उद्देश्य जो था, वो यहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी पर सुधार, ना कि यहाँ पर कोई ना कोई शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन करना था। यानी कि इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार की का अधीक्षण यानी कि जांच और उसका कंट्रोल करना था, जो कि कंट्रोल 1857 के विद्रोह में नहीं दिख पाया था। इस कारण से यहाँ पर
ब्रिटिश राजशाही, यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का शासन किसके द्वारा शुरू होता है, और यही शासन जो था ये भारत शासन अधिनियम 1858 के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो पद था वो यहाँ पर वायसराय बन गया, और पहला वायसराय बनकर कौन आता है, वो आता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चल, तो ये मेरे ख्याल से फैक्ट आपके कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि अगला पॉइंट जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, भारत के लिए एक सचिवालय जो कि यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम था, जो ब्रिटिश शासन था, वहां पर ये रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, और जो कि वहां की कैबिनेट का एक सदस्य हुआ करता था, जो ब्रिटिश शासन की संसद में जो कैबिनेट हुआ करती थी उसका सदस्य हुआ करता था। यानी कि ये भारत के मामलों में एक सर्वाधिक बड़ा निकाय यहाँ पर बनाया गया था, जिसका प्रमुख सचिव हुआ करता था, ये कैबिनेट मंत्री हुआ करता था, और पहला जो सचिव बना था वो कौन बना था, लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली यहाँ पर पहला भारत का सचिव बनकर आया था, और पहला वायसराय कौन था, वो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जो कि पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो यहाँ पर वायसराय बनकर आया, लेकिन पहला सचिव जो बना था वो लॉर्ड स्टैनली यहाँ पर पहला सचिव बनकर आया था 1858 में, जो कि ब्रिटेन की संसद में कैबिनेट मंत्री के रूप में, यानी कि कैबिनेट का सदस्य हुआ। यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। 1858 का जो अधिनियम है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब हम आगे चलते हैं, 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको हम यहाँ पर अब हम देखेंगे। कुछ और फैक्ट भी यहाँ पर समझ लेते हैं। एक छोटी सी ट्री है जो कि यहाँ पर देखना चाहिए। क्राउन, क्राउन के अंदर में यहाँ पे शासन हुआ करता था, उस संसद के अंतर्गत भारत का सचिव का पद था, जो सचिव यहाँ पर सीधे के सीधे क्राउन और संसद को रिपोर्ट किया करता था। संसद का एक कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था, और उसके अंडर में यहाँ पर वायसराय हुआ करता था, जो कि भारत का वायसराय हुआ। ठीक है, यानी कि सदस्यों के वेतन भारतीय कोष से मिला जाता था, और साथ में जो इंडियन सिविल सर्विसेज इसके अंडर में आते थे। इंडियन सिविल सर्विसेज सर्वेंट, यानी कि सिविल सर्विसेज के जो सर्वेंट हुआ करते, जो जो अधिकारी यहाँ पर हुआ करते थे, वो अधिकारी किसके अंदर में आया करते थे, वो यहाँ पर सदस्यों का वेतन और उनका जो भी यहाँ पर खर्चा हुआ करता था वो यहाँ पर भारतीय कोष के द्वारा, यानी कि भारतीय राजस्व के द्वारा यहाँ पर मिलता था। साथ ही साथ में इसके द्वारा भारत में मुगल जो एम्पायर था, मुगल जो शासन था, वो पूरी तरीके से 1858 के शासन के तहत यहाँ पर मुगल शासन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। और इससे पहले जब लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता का सिद्धांत, या फिर हड़प की नीति जो अपनाई थी, उस हड़प की नीति को भी इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पर हड़प नीति को पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय आई। भारतीय रियासतों व धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, यानी कि अब भारतीय जो प्रोविंस होंगे, जो रियासतें होंगी, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में धार्मिक मामले वहां पर जो भी होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के, सिखों के, उस पर यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये नीति यहाँ पर रानी विक्टोरिया के शासन अधिनियम में 1858 में अपनाई गई थी। ठीक है ना, ये 1858 में कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है जो कि यहाँ पर बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर 1861 का भारत शासन अधिनियम को यहाँ पर देखते हैं। अठारह सौ इकसठ का भारत परिषद अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम, ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया था कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे बिना भारतीयों के सहयोग लिए हुए हम भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। और इस सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 नए अधिनियम यहाँ पर पारित किए गए थे। और तो उसी के तहत यहाँ पर जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है,
ये भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर इसकी महत्वपूर्णता, यहाँ पे इसकी उपयोगिता क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इस कारण से यहाँ पर ये अधिनियम लाए गए, जो कि 1861 में ये अधिनियम लाया गया था, जिसको कि मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद में इसके बाद का जो अधिनियम आया, जो कि 1892 का अधिनियम था, फिर 1909 का जो अधिनियम था, ये तीनों अधिनियम यहाँ पर पारित किए गए, जिसमें कि भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक समझा, और उसी के तहत एक सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 के 3 अधिनियम यहाँ पर पारित किए। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, ये भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत यहाँ पर होती है। इस समय भी जो 1861 का अधिनियम था, इस समय जो क्राउन शासक थे वो विक्टोरिया ही नहीं थी, और वायसराय थे वो लॉर्ड किनिंग ही यहाँ पे वायसराय था। लॉर्ड किनिंग का जो यहाँ पर शासन था वायसराय का, वो 62 तक चला। तो ये 61 में ये अधिनियम आया था, तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड किनिंग ही यहाँ पे वायसराय था। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या था, इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में भारतीयों को यहाँ पे शामिल किया गया, यानी कि भारतीय जो प्रतिनिधि थे उनको शामिल करने की शुरुआत इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे वायसराय कुछ भारतीयों को यहाँ पर जो विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। यानी कि पहले से जो परिषद थी, जो यहाँ पर 5 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी, उसको विस्तारित किया जा सकता था। उसको वायसराय के द्वारा यहाँ पर कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में एक गैर सरकारी सदस्य, यानी कि ये सरकारी सदस्य नहीं हुआ करते थे, ये एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में यहाँ पर नॉमिनेट कर सकता था। कौन? वायसराय। तो 1862 में लॉर्ड किनिंग के द्वारा यहाँ पर 3 भारतीयों को यहाँ पर क्या क्या किया था, यहाँ पर नामांकित किया था। वो 3 जो भारतीय थे वो कौन थे? वो थे बनारस का राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। और इस प्रावधान की जो महत्वपूर्ण महत्व है वो भी अपन यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि यहाँ पर भारतीयों की सहयोग नीति अपनाई गई थी, और यहाँ पर भारतीयों को भी परिषद में शामिल किया गया था, लेकिन ये जो थे ये एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया था। सबसे पहले 1862 में लॉर्ड किनिंग ने 3 भारतीय कौन थे? बनारस का राजा थे, पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। और इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है ना, जिनका की कंट्रोल गवर्नर जनरल के हाथों में था, जो कि 1853 के चार्टर अधिनियम तक, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे पहले पहले गवर्नर जनरल के कंट्रोल में जो दोनों प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, मद्रास की प्रेसिडेंसी और बंबई की प्रेसिडेंसी, जो कि उन्हीं के कंट्रोल में थी, जिनके पास में थे पूरे के पूरे विधायी शक्ति, यानी कि एक विधायी शक्ति अधिकार पूरे छीन लिए गए थे और पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नर जनरल के हाथों में था। लेकिन अब 1861 के अधिनियम के बाद मद्रास की और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उनको विधायी शक्ति अब यहाँ पर पुनः दे दिया गया, यानी कि दोबारा से उनको वो पूरे के पूरे अधिकार दे दिए गए थे। यानी कि यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ से शुरू की गई थी। यानी कि 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, या फिर भारत परिषद अधिनियम क्यों कहेंगे, इसको ऐसे भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया था। भारत परिषद अधिनियम, यानी कि भारतीयों को इस परिषद में शामिल किया गया, और यहाँ पर गैर सरकारी सदस्य के रूप में परिषद में यहाँ पर मनोनीत किया गया था। और इस अधिनियम से ही मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां दोबारा दी गई, और यहीं से विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस थी उसकी शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से इस अधिनियम
नए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शुरू की गई जो केंद्रीकरण की नीति थी, यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत कर दी गई थी, उसको यहाँ से उलट दिया। और जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम में पूरी तरीके से पावरफुल एक पॉलिसी के रूप में आई थी और पूरी अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गई थी, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से उलट दिया। और इस विधायी विकास की नीति के कारण जो प्रोसेस चली, वो प्रोसेस कब तक चली, मतलब यहाँ पर 1937 तक, मतलब प्रांतों में संपूर्ण यहाँ पर आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई थी, जो कि इस तरीके की यहाँ पर जो विधायी विकास यानी कि जो एक विकास की नीति अपनाई गई। भारत परिषद अधिनियम आया, उसके बाद में फिर 1892 का अधिनियम आया भारत शासन अधिनियम, उसके बाद में 1909 का भारत शासन अधिनियम आया, फिर 1919 का आया, फिर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया। देन उसके बाद में धीमे धीमे करके यहाँ पर जो यहाँ पर प्रांतीय शासन था, जो कि भारतीयों के हाथ में आ गया था। तो 1937 तक प्रांतों का जो संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता थी, वो यहाँ पर हासिल हो गई थी, भारतीयों के हाथों में आ गई थी। यानी कि ये जो अधिनियम थे, जो कि भारत शासन अधिनियम के रूप में जाने गए, तो यहाँ पर भारत के हाथों में, यानी कि भारतीय नागरिकों के हाथों में काफी कुछ यहाँ पर स्वायत्ता मिलना चालू हो गई थी। और ये 1937 तक काफी ज्यादा आंतरिक स्वायत्ता यहाँ पर भारतीयों को मिलने लगी। तो बंगाल में इसकी शुरुआत जो होती है वो 1862 में होती है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो क्षेत्र थे, वहां पर इसकी जो शुरुआत हुई, जो कि विधान परिषद का गठन हुआ। वो विधान परिषद का गठन यहाँ पर 1866 में हुआ। पंजाब में इस विधान परिषद का गठन जो हुआ था वो 1897 में हुआ। ठीक है, तो ये बात क्लियर होना चाहिए। बंगाल में इसका गठन कब होता है, 1862 में होता है। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से जो परिषद के गठन की जो प्रोसेस थी, जिसमें कि गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, तो बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में यहाँ पर 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम ने वायसराय को परिषद के कार्यों के संचालन के लिए अधिक नियम और अधिक जो आदेश थे बनाने की शक्तियां प्रदान की। यानी कि यहाँ पर वायसराय को परिषद के कार्य संचालन के लिए यहाँ पर अधिक से अधिक नियम, यानी कि कुछ प्रोसीजर और साथ में आदेश बनाने की शक्तियां भी प्रदान की थी 1861 के अधिनियम के बाद में। यहाँ पर जो अलग अलग परिषद गठित हुई थी, जो कि बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में जो गठित हुई थी, उसमें यहाँ पर जो कार्य संचालन होने थे, उसमें वायसराय को ये यहाँ प्रदान की। तो यहाँ पर उस समय जो वायसराय था वो कौन था, वो था लॉर्ड किनिंग। तो लॉर्ड किनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई, जो कि 1861 में यह अधिनियम आया, और 1859 में पहले ही लॉर्ड किनिंग के द्वारा यहाँ पर एक प्रणाली, एक सिस्टम की शुरुआत की गई थी, उसकी मान्यता दे दी गई थी, जो थी पोर्टफोलियो, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। उसको मान्यता किनिंग के द्वारा 1859 में दे दी गई थी। तो इसके अंतर्गत जो वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे पोर्टफोलियो एक डिवाइड कर दिए गए थे, और यहाँ पर एक जो सदस्य था वो एक से अधिक सरकारी विभाग, यानी कि एक से अधिक पोर्टफोलियो यहाँ पर मैनेज कर सकता था, उसका प्रभारी बनाया जा सकता था। और जो परिषद का सदस्य होता था वही इन विभागों का प्रभारी होता था। ठीक है, तो इस पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, ये किनिंग के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई थी 1859 में, इस प्रणाली। उसके बाद में जब 1861 का ये भारत परिषद अधिनियम आता है, तो इस परिषद के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग विभाग का जो प्रभारी जब बनाया जाता है, तो यहाँ पर एक ही सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी इस प्रणाली के द्वारा यहाँ पर बनाया जा सकता है, तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। यानी कि अब वो जो सदस्य था, वो सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी तो बनाएंगे, साथ ही साथ में
काउंसिल की ओर से यानी कि परिषद की ओर से वो एक अंतिम आदेश भी पारित कर सकता था, अंतिम आदेश भी यहाँ पर दे सकता था, उसका भी अधिकार यहाँ पर मिल गया था। इस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल के समय में काउंसिल को बिना बताए अध्यादेश जारी करने के लिए भी अधिकृत किया गया। यानी कि ये जो अधिनियम था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम ने वायसराय को भी अधिक पावर दिए थे। यानी कि वायसराय अब इमरजेंसी के समय में काउंसिल यानी कि जो परिषद थी, उस परिषद को बिना बताए भी यहाँ पर एक अध्यादेश जारी कर सकता था। यानी कि उसको अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार इस अधिनियम के तहत मिल गया था। और ये जो अध्यादेश था जिसमें कि आपातकाल की घोषणा वायसराय के द्वारा की जा सकती थी, उसके लिए एक निश्चित अवधि तय की गई थी और वो अवधि थी यहाँ पर 6 माह की। यानी कि ऐसे अध्यादेश की अवधि जो थी, समय थी, जो टाइम था, वो सिर्फ 6 माह का हुआ करता। यानी कि 6 माह के बाद में यहाँ पर इसको खत्म किया जा सकता था। तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि मैंने आपको अभी बताया। क्लियर हो गया? और इस ही अधिनियम के तहत यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बंगाल, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में जिस तरीके से यहाँ पे परिषद का गठन किया गया था, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। और साथ में उच्च न्यायालय यहाँ पर गठित किए गए थे, जो कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा यहाँ पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। 3 जगह, मद्रास में, बंबई में और कलकत्ता में यहाँ पर उच्च न्यायालय का गठन किया गया, उच्च न्यायालय यहाँ पर बनाए गए तीनों प्रेसिडेंसी में, यहाँ पर कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में, जो कि 1862 में विक्टोरिया शासन जब लगा, उसके बाद में जब भारत परिषद अधिनियम आया, उसके बाद में यहाँ पर 3 उच्च न्यायालय का गठन होता है, जो कि मद्रास, बंबई और कलकत्ता में है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये सारी चीजें तो मैंने यहाँ पर बता दी आपको। ठीक है, 2 साल हेतु पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव, ठीक है ना, यहाँ पर शामिल किया जाता है भारत परिषद अधिनियम के गैर सरकारी सदस्य के रूप में। और कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल होने की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए। अन्य पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जो सिर्फ 6 माह हुआ करती थी। और इसके बाद में यहाँ पर जो मिलता है आगे जाके, तो भारत शासन अधिनियम जब 1935 आता है, तब जाके इसको आगे और पर इसको समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, लॉर्ड किलिंग ने विभागीय व्यवस्था को मान्यता दे दी थी, जिसमें कि पोर्टफोलियो की जो मान्यता मिली थी, उससे यहाँ पर एक सदस्य एक से अधिक विभाग का की जिम्मेदारी यहाँ पर ले सकता था, और उसको अलग से यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब कि काउंसिल के लिए यहाँ पर आदेश पारित करने का भी, काउंसिल की ओर से आदेश, अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार विभाग को और विभाग के उस सदस्य को मिल गया। ये चीजें भी यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1861 का जो परिषद अधिनियम है, वो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर रॉयल टाइटल। एक छोटा सा पॉइंट है जो कि यहाँ पर बीच में रखा गया है, जो कि रॉयल टाइटल एक्ट 1870। यहाँ पर कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों की नियुक्ति हुई, जो कि पब्लिक वर्क में थे। इसका प्रावधान 1861 में ही किया गया था। ठीक है ना, 28 अप्रैल 1876 में विक्टोरिया को यहाँ पर जो कि लॉर्ड लिटिन के समय में यहाँ पर इसको भारत की साम्राज्ञी का पद दिया गया है। ये भी क्लियर होना चाहिए। और साथ में डिसराइली, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको यहाँ पर डिसराइली के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में 1870 में दिल्ली दरबार, जो कि 1 जनवरी को हुआ था, ठीक है ना, इसमें विक्टोरिया को केसरे हिंद की भी उपाधि दी गई थी, जो कि
लॉर्ड लिटिल जब यहाँ का वायसराय बनकर आया था, जो कि 1876 से लेके 1880 के बीच में यहाँ पर रहता है, उस समय विक्टोरिया को केसर है हिंद की भी उपाधि दी गई थी, और 1876 में विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी के रूप में भी यहाँ पर नवाजा गया था, भारत की सम्राज्ञी कहा गया। ठीक है ना, यानी कि एक रॉयल टाइटल का ये एक्ट था जो कि यहाँ पर लाया गया था। दिल्ली दरबार का इतिहास भी अगर जान ले तो दिल्ली में दरबार जो लगे थे वो भी आपको पता होना चाहिए। दिल्ली में दरबार का आयोजन 1877 में लिटिन के समय में आयोजित हुआ। फिर 1909 में लॉर्ड कर्जन के समय में यहाँ पर दरबार लगाया गया था। फिर 1911 में जब जॉर्ज पंचम और मैरी, जो कि रानी विक्टोरिया के बाद में यहाँ पर किंग बनकर बनते हैं, वो जब भारत आते हैं तब यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ये तीनों पॉइंट भी आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला अधिनियम जो कि है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को हम अगली क्लास में समझेंगे। ये क्लास यहीं तक रहते हैं जिसमें कि मैंने आपको 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का चार्टर अधिनियम और 1861 का चार्टर अधिनियम आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली क्लास में 1852 का और उसके बाद में 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम को समझेंगे। और ये सारे अधिनियम जो कि भारत के संवैधानिक इतिहास के रूप में जाने जाते हैं, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में पूरा हो जाए तो अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेंगी जिससे कि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अलग से। और इस क्लास की वीडियो को आप अनलिमिटेड टाइम देख कर भी रिवीजन करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।